नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। जी न्यूज देश का सबसे पुराना चैनल है। जी न्यूज देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है और देश के सबसे पुराने डिबेट शो में आज हम रूबरू होंगे। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की राज्यसभा में दी हुई भाषण पर। लोकसभा की तरह आज राज्यसभा में भी प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर जमकर जुबानी प्रहार किया। कल की तरह आज भी प्रधानमंत्री ने पूरे 85 मिनट तक विपक्ष को तार तार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। पीएम ने कहा, हमारी सरकार ने लोगों को सामाजिक न्याय, 2 वक्त की रोटी जैसे मसलों पर काम किया, जबकि पहले की सरकारों ने सिर्फ लोगों के लिए गड्ढा खोदने का काम किया, समाधान पर कोई काम नहीं किया। पीएम ने धारा 356 को लेकर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों पर प्रहार किया। उनकी जुबान पर पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी रही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बार बार पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों की बात करती है, लेकिन आज अपने नाम में उनके सरनेम का इस्तेमाल क्यों नहीं करती। उन्होंने अनुच्छेद 356 के 50 बार दुरुपयोग का भी आरोप लगाया। कल की तरह आज भी प्रधानमंत्री के शब्दबाणों में कविताएं शामिल थी। उन्होंने कविता के माध्यम से विपक्ष के आरोपों को कीचड़ और अपने जवाबों को गुलाल बताया, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी दी कि कर्ज लेकर घी पीने और पिलाने वाली नीति से बाहर आए, वरना बड़ी मुश्किल होगी। सवाल ये उठता है कि क्या पीएम मोदी की ये 2024 की तैयारी है जो विपक्ष पर भारी है, और क्या मोदी ने आज अपने जवाब से विपक्ष के आरोपों वाला खाता बंद कर दिया। इसी मुद्दे पर हम ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले देख लेते हैं प्रधानमंत्री के भाषण की कुछ झलकियां, जिसके बाद हम एक एक करके उनका भाषण सुनाएंगे और उसी पर बहस करेंगे। खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। टीचर उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था उसने दिया उछाल कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। इतने बैंक के खाते खुल जाए और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है, और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। ये विज्ञान के विरोधी लोग, ये टेक्नोलॉजी के विरोधी। हमने कहा हम तो मक्खन पे लकीर करने वाले नहीं, पत्थर पे लकीर करने वाले लोग हैं। हम इस चुनौती को भी उठाएंगे। कांग्रेस और उसके साथी अपनी साजिशों से बाज नहीं आते हैं और जनता ये देख भी रही है और उनको हर मौके पर सजा भी देती रही है। पीढ़ियों की परंपरा से बना हुआ देश है ये देश, किसी परिवार की जागीर नहीं। देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं, और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में तेवर थे, कड़े तेवर। उन्होंने विपक्ष पर जिस तरह से हमला बोला, शायद विपक्ष ने भी नहीं सोचा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी इतना होमवर्क करके आएंगे। जिस तरीके से उन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार गिराने का आरोप कांग्रेस पर लगाया, उसके बाद उन्होंने नंबर्स भी बता दिए। 90 बार कुल गिरी है गैर कांग्रेसी सरकारें और 50 बार धारा आर्टिकल 356 का इस्तेमाल जो है मिसेस गांधी ने किया है। ये गांधी नेहरू परिवार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था संसद के भीतर। तो लोकसभा की बात उन्होंने राज्यसभा में आगे बढ़ाई, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मेरे साथ अतुल लोंढे साहब है जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ दीप कमल जी हैं, दीप कमल जी जेजेपी पार्टी से हैं। और मेरे साथ जूही विश्वास जी है जो कि टीएमसी से अपने आरोपों को भी लगाएंगी, अपनी बात को भी रखेंगी, अपने मत को भी रखेंगी। लेकिन जफर भाई, आपकी अनुमति से मैं पहला मौका तो लोंढे जी को देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री का सीधा हमला जो है वो कांग्रेस पर था। लोंढे साहब, आप बताइए, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ गया? आज भारी पड़े कांग्रेस पर? ये जो बात है ना छाती वाली, ये चाइना को जाके बताते ना, चाइना का नाम लेते ना तो हम बहुत स्वागत करते। ये जो लोक कल्याण मार्ग में रहते हैं ना, वो अदानी कल्याण मार्ग नाम कर दो उसका, और प्रधान सेवक नहीं अदानी सेवक हो गए वो। कल से देख रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा में आज वो कह रहे हैं ये सिर्फ आरोप है। देश के पैसों के सिर्फ आरोप है। अदानी के पैसों के उन्होंने यही कहा अपने 85 मिनट एक और 85 मिनट के दूसरे भाषण में, बोले ये तो आरोप है, कोई आलोचना नहीं, और इन आरोपों में कोई सब्सटेंस भी नहीं। ये कहा उन्होंने। ऐसा है कि सब्सटेंस नहीं है कहने के लिए, वो कोई अथॉरिटी नहीं है। जेपीसी कर सकती है उसका। डीआरआई ने आरोप लगाए हैं 2016 में मोंटेसारा कंपनी के ऊपर, उनके डीआरआई ने उनके ओवर वैल्यूएशन को लेकर इंक्वायरी की है, उनको पकड़ा है। 2021-22 में अंडर वैल्यूएशन के लिए उनको पकड़ा है कोल आयरन ओर के। तो उसके बाद बड़ी क्यों नहीं इंक्वायरी आगे? इसके पहले भी हमने चर्चा की, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट क्या कर रहा था, सेबी क्या कर रही थी। सेबी में तो उनके ही विनोद अदानी की जो बेटी है, उनके ससुर जो है मेहता, वो सेबी में है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मेंबर, और वो इनके लीगल एडवाइजर है। तो जेपीसी से डरते क्यों हो? अगर ऐसा सीना दिखाना है ना तो फिर जेपीसी लगाओ। ये कौन सा लोक कल्याण है? तो अदानी कल्याण है। और जो 2013 में भाषण देते थे वही भाषण आज दिया है। ये खुद को सनातनी हिंदू कहते हैं और नाना का नाम पोते को लगाने की बात कहते हैं। दादा का नाम लगाने की प्रथा परंपरा है हमारे देश में, हिंदू धर्म में। तो ये तो बोलते कि नाना का नाम लगाओ, तो ये अलग ही बात बताते हैं। ठीक है, अतुल लोंढे जी, जफर इस्लाम जी के पास चलते हैं। जफर इस्लाम जी, ना इन्होंने कोई उनकी जो उसके बाद विधियां होती है वो विधियां पूरी की। तो ये कौन से हिंदू की बात करते हैं? जफर इस्लाम जी, व्यक्तिगत ना हो, हम बेहतर रहेगा, हमें किसी पर भी व्यक्तिगत ना हो तो बेहतर रहेगा। मैं सीधे जफर इस्लाम जी के पास चलता हूं। जफर इस्लाम जी, मेरा सीधा सवाल है, वो कह रहे हैं कि जेपीसी लगा लो। आप जेपीसी लगाने से डर रहे हो, इसलिए आप इतनी बातें कर रहे हो। देखिए दीपक जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता लोंढे जी की बात नहीं सुन पाया। आपके लोगों को मैंने खबर किया कि आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी साफ आवाज़ आ रही है, तो मैं आपको सुन पा रहा था, उनको नहीं सुन पाया। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस प्रवक्ता का सवाल है, सब कांग्रेस प्रवक्ता इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जब उनको पूरे तरह से एक्सपोज कर दिया जाता है और पूरे तौर से वो एक्सपोज दिखते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया और आज देश में कैसा हो रहा है, तब इस तरह की भाषा वो शुरू कर देते हैं। भाई, आप उनका इतिहास तो उठा के देखिए, अपने इतिहास में, अपने गरिमा में झांक के तो देखिए कि आपने इस देश में कि इतने सालों में क्या क्या किया था। आपने आर्टिकल 356 का मिसयूज किया। उस वक्त कोई ऐसी ताकत नहीं थी जो आपको बोल पाए। आज एक ऐसी ताकत खड़ी हुई है कि आपके सामने सिर्फ ना जनता के बीच में जाकर जनता के विश्वास प्राप्त कर सकती है, बल्कि देश के हित में बड़े और कड़वे फैसले ले सकती है। इसलिए सीना ठोक के कहते हैं भाई कि हम देश के हित में काम कर रहे हैं और जितना भी खपाना होगा खपाएंगे, लेकिन देश के हित में काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। आप जैसे पार्टी में आज नेहरू और परिवार और जो गांधी परिवार के अलावा आपको कुछ दिखा नहीं, लेकिन आज देश की सरकार है जो देश के हर वर्ग के लोगों के लिए काम कर रही है, देश के हर समाज के लिए काम कर रही है, बिना भेदभाव के काम कर रही है। आज के देखिए जो भी वेलफेयर का स्कीम है सबको पहुंचता है। देश की जनता खुश है, देश की जनता ने विश्वास दिखाया आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे और बार बार जिताया।
आप जितना सही कहा प्रधानमंत्री जी ने, जितना आप कीचड़ उछालेंगे उतना ही कमल खिलेगा। और ये आप देख भी रहे हैं पिछले 9 सालों में, जितना आप टारगेट करेंगे, गलत तरीके से झूठ फरेब और जो एलिगेशन लगाएंगे, उतना ही जनता जो है हमारे साथ खड़ी होगी। और आज मैं कह सकता हूं कि आज जनता जो है, देश की जनता प्रधानमंत्री जी के पीछे जो है चट्टान की तरह खड़ी है। आप जितना भी गलत प्रचार करिए, दुर्प्रचार कीजिए, इससे नुकसान कांग्रेस पार्टी का होगा। और आज आप जो है विनाश की तरफ चले जा रहे हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी तो खत्म हो रही है। ठीक है, अभी सही कहा था प्रधानमंत्री जी के, केस स्टडी बनेगा आप पे, तो केस स्टडी बनेगा कि और देखिएगा कि आप ही, सिर्फ देश की जनता नहीं, आपके अपने बड़े बड़े लीडर भी आपके पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का, दूसरे ऐसी पार्टियां जो देश के हित में काम करती है उनका दामन थाम रहे हैं, या फिर अकेले ही खड़े हो जाते हैं। लेकिन आप मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं जफर इस्लाम जी, मैं यहीं से आगे बढ़ता हूं। आपने कहा कि आप जितने आरोप लगाएंगे, जितनी गालियां देंगे, जो बीजेपी कहती है कोट अनकोट, जितनी गालियां देंगे उतने ज्यादा बीजेपी के वोट बढ़ते जाएंगे। अतुल लोंढे जी, ऐसा ही हुआ है 2014 से 19 के कार्यकाल में। देखिए, नोटबंदी की आपने खूब आलोचना की, लेकिन नोटबंदी जो है वो, उस पर जनता ने मोहर लगा दी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में साफ बहुमत मिल गया बीजेपी को। फिर आप आगे चलिए, आपने राफेल का मुद्दा उठाया, सुप्रीम कोर्ट में आपको जाके माफी मांगनी पड़ी। आपने 370 की बात की, उस पर भी मामला उल्टा पड़ा। अब आप एक नया एलिगेशन अडानी वाला लगा रहे हैं, हालांकि आपने कई बार उसको दोहराया है। आपको नहीं लगता आप जितनी आलोचना करेंगे बीजेपी उसको उतने अपने फेवर में भुनाएगी? ये उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है। और कहीं आप इसमें एक चक्रव्यूह में तो नहीं फंस रहे? ऐसा है दीपक जी, उन्होंने कल के लोकसभा के भाषण में तो टीवी पे चमकने वाले चेहरे और अखबार की खबरें, तो बेचारे आप दिन रात इतना टीवी मदद करती है, उनको गोदी मीडिया का तमगा भी पाया, फिर भी उनके बारे में क्या कहा वो भी सारे देश ने देखा। अभी जितनी भाषण दिया 2013 तक ठीक था वो भाषण, लेकिन अभी मुझे बताइए कि 45 करोड़ लोगों ने नौकरी मिलेगी ये अपेक्षा छोड़ दी है। 27 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा के नीचे आ गए। 42 करोड़ लोगों ने आवेदन दिया है श्रम पोर्टल पे, केवल 7 लाख लोगों को नौकरी मिली है। 14.5 करोड़ किसान है इस देश में, जो किसान सम्मान निधि है 1,87,00,000 लोगों तक पहुंचा है। आप देखिए, मेरे पास पूरे आंकड़े हैं बजट के। एग्रीकल्चर पे 5% की कमी कर दी है। पीएम किसान पे सीधा 68 करोड़ से 60,000 करोड़ पे कर दिया है। मनरेगा को 73,000 करोड़ से 60,000 करोड़ पे कर दिया है। तो एमएसपी का वादा किया था, अभी तक कमेटी बनाई नहीं है, झूठ बोला किसानों से, उन्हें आतंकवादी कहा, नक्सली कहा, खालिस्तानी कहा, क्या क्या कहा, सारे देश ने देखा है। और अभी 1 करोड़ रुपए था पहले, केवल 1 करोड़ था 2022-23 में, अभी 0.01 करोड़ ने 10,000 करोड़ जो है, 10,000 सिर्फ, करोड़ नहीं 10,000, इतना ही उन्होंने जो है आवंटन किया है जितने वादे किया है। उज्ज्वला योजना की उन्होंने बात की है, हमने 8 करोड़ दिया। उज्ज्वला योजना में 87% महिलाओं ने दूसरी बार जो है रिफिल नहीं कर पाए, क्योंकि 410 का सिलेंडर 9 साल में जो है वो 1,100 रुपए तक चला गया है। कल उन्होंने नल जल की बात की थी, लोकसभा में 8 करोड़ लोगों का फायदा बताया था, 21 घंटे में उन्होंने 3 करोड़ बढ़ा के 11 करोड़ लोगों का बता दिया है। तो और जो पेट्रोल था, तब पेट्रोल $11 पर बैरल था दुनिया में, 70 रुपए था हिंदुस्तान में, इन्होंने वो कर दिया। जब $18 के तक नीचे आया, इन्होंने 27-28 लाख करोड़ जो लोगों को जेब से चूना लगा दिया। और देखिए, डॉलर जब 18 रुपए का था तो प्रधानमंत्री की हैसियत गिर जाती थी, ये इन्हीं की भाषा है। और अभी 84 रुपए के आसपास जाने की आशंका जो है, अभी 81 रुपए के आसपास है। तो सारी चीजें जो है वो अच्छी है, महंगाई बेताशा है, बेरोजगारी बेताशा है। ये सारे चीजों को छोड़कर भाषण देना और मूल मुद्दों से, जिस अदानी ने इस देश के गाड़ी कमाई है, जनता की, एसबीआई की, एलआईसी की, बैंक ऑफ बड़ौदा की गाड़ी कमाई को खाया है। क्रेडिट स्विस से आज एमएससीआई ने भी निकाल दिया उनको। आज कल भाषण था, शेयर ऊपर था, आज भाषण नहीं था, पूरे के पूरे शेयर नीचे आ गए। 11 लाख करोड़ इनके खुद के, 11,17,000 करोड़ इनके खुद के, और 5 लाख करोड़ बाकी निवेशकों के डूब गए हैं। वो पूरा घपला सामने आया है। ठीक है, सारी दुनिया उन पे बैन लगा दी। ठीक है, क्या जवाब जफर इस्लाम जी से, क्या अडानी के यहाँ निवेशकों के पैसे डूब गए? जफर इस्लाम जी, एलआईसी के भी डूब गए, एसबीआई के भी डूब गए। देखिए, बड़े आश्चर्य के साथ बोलना पड़ रहा है कि निवेशक जो है किसी भी कंपनी में करते हैं तो क्या हमसे पूछ के करते हैं? कोई भी कंपनी में उछाल होता है या नीचे गिरता है तो वो मार्केट डायनेमिक्स है, मार्केट के हिसाब से होता है। इन्वेस्टर कभी खरीदता है, बेचता है, या कभी खरीदता है। एक मिनट चुप रही, तो लौंडे जी, अरे चुप रही, डिस्टर्बेंस है। जो भी कंपनियां के शेयर बढ़ते हैं घटते हैं, वो मार्केट डायनेमिक्स की वजह से, अगर ज्यादा खरीदार है तो बढ़ते हैं, कम खरीदार है तो गिरते हैं। ये किसी इसी कंपनी में तो नहीं होता, सभी जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है।
और दूसरी बात मैं बता रहा हूं कि इन्वेस्टर, आप जरा देखा होगा कि जो पैसा असल होता है, कि जो ऋण दे रहा है, जो डेट दे रहा है कंपनी को, वो दे रहा है 65% जो है उस बाहर के कंपनियां, बाहर के बैंक दे रहे हैं, बाहर के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देते हैं। उनका अपना ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस होता है, लीगल जो है, फाइनेंशियल प्लस टेक्निकल ड्यू डिलिजेंस के बाद पैसा देते हैं। इक्विटी भी बाहर से आती है तो उनका भी जो ग्रोथ कैपिटल है उसका भी प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। क्या वो हमारा चेहरा देख के देते हैं? जितनी कंपनियों में देख रहे हैं कि हमको देख के देते हैं। उनको डेट सर्विसिंग होता है तो और देते हैं, उनको बार बार टाइमली पेमेंट होता है, तो क्या उन्होंने डिफॉल्ट किया था? किसी भी कंपनी में, एक कंपनी ने अनेक कंपनी की बात कीजिए, लेकिन मैं आपको बता दूं आपके नॉलेज के लिए, लौंडे साहब जरा जाके पढ़िएगा और उसके बाद बात कीजिएगा। एक रिपोर्ट बता दे रहा हूं, डेट कर्ज करके एक रिपोर्ट है, जरा उसका पढ़ लीजिए। जब आपके समय में 2006 से 2012 के बीच में जब लोन बांटा गया था तो 18 लाख करोड़ के लोन थे पब्लिक सेक्टर बैंक के, उनकी बैलेंस शीट साइज, सिर्फ मात्र 6 साल में उसको 52 लाख करोड़ कर दिया गया। देश का पैसा था, कोई बाहर के डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बांट रहे थे, जो दे रहे थे देश में पैसा दे रहे थे, बल्कि देश के बैंकों को फोर्स किया गया ऐसी कंपनियों को देने के लिए जो डे वन में 67% ऐसी कंपनियां थी जो डे वन में एनपीए करने वाली थी, उनमें कैश फ्लो ही नहीं था कि वो डेट को, उसको ऋण को चुका सके। ऐसे लोन आपने बांटे, देश को कमजोर करने वाले काम किए। यहां तो कोई कंपनी बाहर से पैसा ला रही है, इसके लिए तो आपको गर्व होना चाहिए कि कंपनी इतनी स्ट्रांग है कि लाख करोड़ बाहर से उठा लेती है। आपके यहाँ कौन सी ऐसी कंपनी है जो लाख करोड़ उठा सकती है? उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी स्ट्रेंथ, उसने स्ट्रेंथ बनाई है। एक बिजनेसमैन को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपना बनाता है, लेकिन आप इसका जवाब दिए कि 2006 से 2012 के बीच में देश का 34 लाख करोड़ को क्यों आप बर्बाद किया आपने, उसका जवाब दीजिए। ठीक है, 34 लाख करोड़ क्यों बर्बाद किए? लोढ़े जी, मैं आपके सवाल पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले सिलसिलेवार ढंग से प्रधानमंत्री जी को सुन लेते हैं। लेकिन लोढ़े जी, मैं आपके पास थोड़ी देर से आऊंगा। अजय आलोक जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे साथ दीप कमल जी भी हैं, दीप कमल भाई भी हैं, और जूही विश्वास भी हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज विपक्ष को कैसे ललकारा। आदरणीय सभाजी जी, 2047 में ये देश विकसित भारत बने, ये हम सबका संकल्प है। 140 करोड़ देशवासियों का संकल्प है। अब देश पीछे मुड़ करके देखने को तैयार नहीं है। आजाद भारत का जो सपना है, उन सपने को पूरा करने के लिए हम संकल्पबद्ध होकर के चले। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी, नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के सर से आवाज की जवाब देता है। आदरणीय सभापति जी, एक कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। माननीय सदस्यों को मैं यही कहूंगा, कीचड़ उसके पास था, कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। कीचड़ उसके पास था, मेरे पास गुलाल। जो भी जिसके पास था, उसने दिया उछाल। और अच्छाई है, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। और इसलिए कमल खिलाने में आपका प्रत्यक्ष परोक्ष जो भी योगदान है, इसके लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त कर। तो
तो सदन में हंगामा चलता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री 85 मिनट तक बोलते रहे। भयानक चोट था, लेकिन प्रधानमंत्री ने कैसे कहा, एक अकेला कितनों पर भारी पड़ गया है। साथ ही साथ कहा, जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा। सीधे जुई विश्वास जी के पास चलता हूं। जुई विश्वास जी, विपक्ष कीचड़ उछालता है, आपका धर्म भी है कि आप आरोप लगाएं, कीचड़ उछालें, आलोचना करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप प्रधानमंत्री की इस बात से सहमत नहीं है कि विपक्ष जितना कीचड़ उछालता है, बीजेपी की सीटें उतनी बढ़ती जाती हैं? मैं पहले आपको कहना चाहूंगी कि देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कल भाषण उन्होंने रखे पार्लियामेंट में, संसद में और आज भी राज्यसभा में, इसमें हम लोगों को जो वास्तविक रूप से जो भाषण हम लोग एक्सपेक्ट किए थे सर अपोजिशन वाले, इसमें हम लोगों को सुनने को नहीं मिला। इसमें शेष शायरी मिला, देश की आजादी के बारे में सुनने को मिला, कांग्रेस पीरियड में क्या क्या बुराई हुआ उनके बारे में सुनने को मिला, क्या क्या महंगाई था, क्या गरीबी था। लेकिन 2014 से 2022 का जो पीरियड है, इसमें कितना महंगाई है, इसमें कितना अभी गरीबी है, कितनी महंगाई तो चरम सीमा पे पहुंच चुकी है, गरीबी और इन्फ्लेशन रेट भी इतना ही है। तो उनके बारे में एक लफ्ज भी प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने को नहीं मिला। उन्होंने क्या वहां पर व्यक्त किया, आत्मतुष्टि उन्होंने व्यक्त किया कि युवा बहुत आगे बढ़ गया, देश के फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत कंडीशन बहुत आगे चले गए। तो सारे ऑपोजिशन पार्टी सिर्फ यही डिमांड कर रहे थे ना कि अदानी इशू में थोड़ा बहस हो जाए। हमने यही नहीं बोला कि देखिए हाउस को एडजॉर्न करना है, हाउस को एडजॉर्न बीजेपी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहे हैं, भाग क्यों जा रहे हैं इस मुद्दे पे बहस करने से। हम लोग तो हाउस चलने देना चाह रहे थे और सारे विरोधी पार्टी यही बोल रहे थे अपोजिशन वाले कि अदानी के मुद्दे क्या है ये तो साफ कीजिए देश के जनता के सामने। LIC में तो गरीब लोगों के पैसा फंसा हुआ है, SBI में गरीब लोगों का बैंक अकाउंट खुला हुआ है। आज भारतीय निवेशक ने इतना जोखिम उठाए और उनके नुकसान पहुंचा है। तो अदानी ग्रुप जैसे भारतीय है तो भारतीय निवेशक भी भारतीय है। देश के प्रधानमंत्री तो सिर्फ अदानी ग्रुप से चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है। पर आपने भी तो ताजपुर में पूरा पोर्ट दे रखा है जूही जी, आपने भी तो दे रखा है। अधीर रंजन चौधरी आरोप लगाते हैं कि आप अप्रत्यक्ष रूप से अडानी का समर्थन करते हैं, ये उन्होंने आरोप लगाया संसद में। हम बोल रहे हैं दीपक जी, वही बात हम मुद्दे पे आ रहे हैं, वही बोल रहे हैं कि कोई भी उद्योगपति हो, कोई भी उद्योगी हो, देश के बड़े बड़े उद्योगी हो, और सारे सभी राज्यों को उनकी जरूरत है। सारे उद्योगी मिलके भारत को एक साथ गठन करने, निर्माण करने में सहायता करते हैं। हम लोग किसी पर्टिकुलर उद्योगी के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश की जनता को तो ये मतलब देश के महान जनता ये जानना चाहते हैं कि क्या रिश्ता है अदानी के साथ कि एक ही उद्योगी को सारे फैसिलिटी मिल जाता है। एक ही उद्योगी जिनके मॉरिशस में शेल कंपनी खोला है, वहाँ से पैसा आ रहा है। अजय आलोक जी, ठीक है जूही जी, थोड़ा रखते हैं हम संक्षेप रखते हैं। मैं सबको मौका दे रहा हूँ, किसी के बीच में भी बोलने नहीं दे रहा हूँ। अजय आलोक जी, क्या वाकई बेरोजगारी, महंगाई, सरकार ने पिछले 9 साल में क्या क्या किया, इन मुद्दों को प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया अपने दोनों भाषणों के अंदर, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री ने किसी मुद्दे को इग्नोर नहीं किया और सिलसिलेवार हर चीजों का जवाब दिया उन्होंने। समस्या यहाँ दूसरी है, विपक्ष नैरेटिव नहीं क्रिएट कर पा रहा है। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है जिसके कारण उसकी धार कमजोर और कुंद हो जा रही है। और प्रधानमंत्री, एक बार जान जाइए, प्रधानमंत्री जाल फेंक रहे हैं, ये लोग फंसते जा रहे हैं। ये सारे नैरेटिव वही कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री इनको चाहते हैं करना। ये अपना नैरेटिव दे क्या रहे हैं, विजन क्या है इनका? भाई कांग्रेस पार्टी 50 से नीचे आ गई है, आपस में विपक्ष मिला हुआ नहीं है। इनका नैरेटिव क्या है? देश किस बात पे इनसे भरोसा करे? और जहां भी है परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इस आरोप में ये फिक्स हो जाते हैं। कोई बेल पर है, कोई जेल में है, किसी पे आय से अधिक संपत्ति का हिस्सा है। क्रेडिट आज अब ये प्रधानमंत्री बोलते हैं कि भ्रष्टाचार पे वार अभी हम कर रहे हैं 4 साल से, तो ये कहते हैं ईडी सीबीआई। तो भाई ईडी सीबीआई तभी जाती है जब आपके पास कुछ होता है। कोर्ट से आपको बेल तभी लेना पड़ता है जब आप आरोपित होते हैं। मैं तो कोर्ट नहीं जाता हूँ, दीपक चौरसिया तो कोर्ट नहीं जाते हैं बेल लेने। कोई आरोप लगेंगे ना आप पे और सब्सटैंशियल एविडेंस है। राहुल गांधी बेल पे, नेशनल हेराल्ड 5000 करोड़ का केस है, अब उससे कोई जवाब नहीं देंगे। तो क्रेडिबिलिटी अपनी डिस्ट्रॉय करना है। और आप सरकार पे आरोप लगाने से कुछ नहीं होने वाला है। आप प्रधानमंत्री के जाल में फंस रहे हैं, वो तो जाल फेंकेंगे आपको फंसाने के लिए। दोस्त तो आपके हैं नहीं, उनकी तो यही कोशिश रहेगी ना कि सारे विपक्ष को चुन चुन के बर्बाद करें, और जो कर ही रहे हैं। और विपक्ष खुद भी हो रहा है। समस्या ये है, विपक्ष खुद बर्बाद हो रहा है, बीजेपी नहीं कर रही। क्या एक नया नैरेटिव मोदी सरकार के खिलाफ 9 सालों में खड़ा हो पाया है? इसी पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने और क्या क्या कहा अपने इस भाषण में।
आदरणीय सभापति जी, मैंने किसी अखबार में पढ़ा था, मैं कोई वेरीफाई तो नहीं किया है, और रिपोर्ट कह रही थी 600 जितनी सरकारी योजनाएं सिर्फ गांधी नेहरू परिवार के नाम पे हैं। आदरणीय सभापति जी, किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ, मैं जरा खड़गे जी को कहना चाहता हूं, मैं आता हूं उसकी शिकायत करने से पहले ये भी तो देखो कि कर्नाटका में 1,70,00,000 जनधन बैंक अकाउंट खुले हैं। इतना ही नहीं, उन्हीं के इलाके में कलबुर्गी में 8 लाख से ज्यादा जनधन खाते खुले हैं। अब सभापति जी बताइए, इतने बैंक के खाते खुल जाए, इतना एम्पावरमेंट हो जाए, लोग इतने जागरूक हो जाए, और किसी का इतने सालों के बाद खाता बंद हो जाए, तो उनकी पीड़ा मैं समझ सकता हूं। और बार बार उनका दर्द झलकता है। अब आपको जनता नकार दे रही है, आपको हटा रही है, आपका खाता बंद कर रही है, और आप रोना यहां रो रहे हो। तो प्रधानमंत्री ने बड़े छुटीले अंदाज में बोला कि मैंने जनधन खाते तो खुलवा दिए, लेकिन जनता कांग्रेस का खाता बंद कर रही है। सीधे चलते अतुल लोंढे जी के पास। अतुल जी, आपने जिस तरह से विरोध किया लगभग 85 मिनट के इस भाषण में, सदन में हो हल्ला था, शोर शराबा था, आपके सीनियर मोस्ट लीडर भी वेल में जाके खड़े थे। क्या ये एक मुख्य विपक्षी पार्टी या बाकी विपक्ष के दलों को शोभा देता है जब प्रधानमंत्री एक गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे हो तो? क्योंकि आपके नेताओं को भी तो बोलने दिया भाई, मल्लिकार्जुन जी ने अपनी तमाम बातें रखी है हाउस के अंदर। अगर ये बात आपको आज गलत लग रही है तो आपको अरुण जेटली जी और सुषमा स्वराज जी, उनका भी निषेध करना पड़ेगा और उनको भी गलत कहना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था सदन चलने नहीं देना और सदन में वेल में जाकर शोर करना जो है वो एक संसदीय शस्त्र है, तो उन्होंने कहा, तो उनका भी एक बार निषेध कर दीजिए, फिर मैं मान लूंगा। अभी रही बात देश के राष्ट्र के पुरुषार्थ का, जब 50 साल पूरे हुए थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ा प्रसिद्ध भाषण दिया था संसद में, और कहा था कि देश में कुछ हुआ नहीं है ऐसा कहना देश के पुरुषार्थ को नकारना होगा, लताड़ना होगा। आज मोदी जी ने वही किया। क्या इस देश ने 60 साल में हरित क्रांति नहीं की? क्या इस देश ने 60 साल में श्वेत क्रांति नहीं की? क्या इस देश ने 60 साल में नीली क्रांति नहीं की? क्या इस देश अणुशक्ति नहीं बनी? क्या ये देश इसरो अगर नहीं होता और राजीव गांधी जी ने अगर टेलीकॉम पॉलिसी और कंप्यूटर पॉलिसी नहीं लाई होती तो आज ये मोबाइल दे पाते? क्या ये कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी के खिलाफ है, तो क्या अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी 1991-92 में जब और 85 के बाद जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ रही थी देश में, राजीव गांधी जी ला रहे थे, तब उसके खिलाफ बैलगाड़ी मोर्चा निकाल रहे थे, तो क्या वो गलत थे? वो गलत तो थे ही। ये बातें सारे सामने आती है। नाम का उन्होंने नाम लिया, तो क्या मुझे एक बात बताइए, अटल बिहारी जो वल्लभ भाई पटेल नाम का जो स्टेडियम है, उस स्टेडियम को अपना नाम दे देना, ये सारी बातें जो है ना उनके ऊपर उलट पलट कर आती है। देश के प्रधानमंत्री का संसद का भाषण नहीं था, वो किसी चौराहे पे खड़े होकर किसी को भला बुरा कहना, इस तरह का भाषण था वो। देश के प्रधानमंत्री ने कहना चाहिए था, देश को विश्वास में लेना चाहिए था कि हम इंक्वायरी करेंगे क्योंकि देश का पैसा लगा है। अभी हमारे भाई कह रहे थे कि वो तो कंपनियां पैसा लगाती है। भाई LIC और SBI कंपनियां नहीं है, देश की संपत्ति है वो। कोई जो बाइडेन को नहीं पूछा था उन्होंने पैसे लगाए थे, और पैसे कैसे लगाए हैं तो शेल कंपनियां हैं, और जो कोल में जो ओवर वैल्यूएशन किया है, तो कोल ओवर वैल्यू होने की वजह से हमको बिजली के बिल ज्यादा देने पड़ते हैं, और इतना ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हुआ है कि हमारे नाती पोती तक उसका बिल का पैसा देते रहेंगे। तो क्या ये काम, ये जो फ्रॉड हुआ है, ये जो घपला हुआ इतना बड़ा, ये देश के सामने रखना विपक्ष का काम है, और प्रधानमंत्री का काम है देश को विश्वास में लेकर उसकी इंक्वायरी कर दूध का दूध और पानी का पानी लाना। उसमें कांग्रेस ने यही नहीं किया। ठीक है, यही पर क्या है अतुल जी किया कि एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। क्या बात। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है और ये ब्रेकिंग न्यूज है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के PM से सवाल, अडानी को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री से 3 सवाल पूछे हैं।
पहला सवाल यह है कि क्या पीएम ने सेबी पर धीमी जांच का दबाव डाला? ये कह रहे हैं जयराम रमेश। बेनामी कंपनियों की जांच का क्या हुआ? सेबी चेयरमैन और अडानी के बीच क्या चर्चा हुई? ये 3 सवाल उन्होंने पूछे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, अडानी को लेकर 3 सवाल उन्होंने दागे हैं कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर। पहला सवाल यह है, क्या पीएम ने सेबी पर धीमी जांच का दबाव डाला? दूसरा सवाल है, बेनामी कंपनियों की जांच का क्या हुआ? और तीसरा सवाल है, सेबी चेयरमैन अडानी के बीच क्या चर्चा हुई? सीधे जफर इस्लाम जी के पास चलता हूं। जफर इस्लाम जी, क्या जवाब है इन सवालों का? आप खुद एक बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, एक बैंक के हेड रह चुके हैं, कंट्री हेड। देखिए दीपक जी, इस तरह के मनगढ़ंत सवालों का कोई जवाब नहीं होता। ये तो बिल्कुल जैसे बोलते हैं स्टोरी बनाने वाली बात है। सेबी अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सेबी एक रेगुलेटर है, सेबी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। वो अपने हिसाब से उनको बहुत सारे पावर्स जो दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, वो अपना उनका एक्ट भी है, वो अपने हिसाब से अपना काम करते हैं। उनको पूरी आज़ादी है काम करने की और उनके पास क्षमता है। हमारे जो सेबी जो है इंस्टीट्यूशन, उनके पास बहुत क्षमता है, हर चीज़ की परख है उनके पास। वो अपने हिसाब से क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, संज्ञान में लेते हैं और वो खुद से उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है। उनका काम है रेगुलेटरी बॉडी का खुद से ऑन देयर ओन वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो अगर उनको लगता है कि मार्केट प्लेस पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जिसका संज्ञान लेना चाहिए और उसके पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इसको यह संज्ञान में लेके उसकी जांच करनी चाहिए, तो वो करते हैं। ये उनका काम है, ये उनका दायित्व है। उसमें हम क्या बोलेंगे, हमारी सरकार क्या बोलेगी, ये तो बेतुकी बातें हैं। वो खुद से करते हैं और उनको किसी कहने की जरूरत है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है कि हर लोगों के पास अपने जाल बिछाओ, बैंक में फोन करो, 34 लाख करोड़ बांटो, 10% कमीशन सीधे जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पहुंच जाए या 10 जनपद में पहुंच जाए। इतने तो सारे मेल चले देखा गया है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मेल बैंक के चेयरमैनों को गया है कि आप इनको दीजिए लोन, जबकि लोन जो है डे 1 में जो एनपीए हो रहा था, फिर भी आपने दिलवाया। क्यों? इसलिए कि आपको 10% कमीशन 10% 10 जनपद में जाना था। यहां ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सब जो है मेरिट पे होगा। चाहे अगर कोई गलती करेगा तो अगर उसको जांच होने के बाद, जांच पड़ताल होने के बाद अगर कोई सेबी पाती किसी का भी, चाहे वो कोई हो, उसको दंडित करने का अधिकार सेबी को और दंडित करेगी। कितने लोगों को दंडित किया भाई? ठीक है, मैं अतुल जी आपके पास आऊंगा। मैं घनश्याम तिवारी जी को बहुत देर से इंतजार करा रहा हूं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। घनश्याम तिवारी जी, मैं सीधा सवाल आपसे पूछा हूं। जफर इस्लाम ने बता दिया सेबी जांच कर रही है, आरबीआई ने, किस बैंक ने कितना कर्जा दिया है। हालांकि जो एक्सपर्ट्स कहते हैं और जो फिगर्स कहते हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ 35% कर्जा अडानी का जो है भारतीय बैंकों का है, बाकी लगभग जो है वो विदेशी बैंकों का भी है, विदेशों का भी है, विदेशी देशों का, बाकी दूसरे देशों का भी है। क्या आप जफर इस्लाम के जवाब से संतुष्ट हैं? नमस्कार दीपक जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। न नाम लिया चीन का, न लिया नाम अडानी का। आप बताइए हम क्या नाम दें घोटालों की इस कहानी का। नरेंद्र अडानी जी का भाषण हमने 2 बार सुना, लोकसभा में सुना, राज्यसभा में सुना। मैं नरेंद्र अडानी इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र जी बोल रहे थे, अडानी जी चुप थे। विपक्ष अडानी जी के ऊपर सवाल पूछ रहा था, नरेंद्र जी चुप थे। तो प्रधानमंत्री एक बहुत ही शानदार, धारदार नेता हैं, वो निडर नेता हैं, लेकिन अगर वो चुप हो जाते हैं तो डर किसका है? तो अगर वो वाकई उन सवालों का जवाब देते तो मैं मानता कि नरेंद्र मोदी जी का भाषण था। क्योंकि नरेंद्र जी बोले, अडानी जी नहीं बोले, तो इसलिए मैं इसे नरेंद्र अडानी का भाषण मानता हूं। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों थे। मुझे लगता है कि आपके हर एक दर्शक को संसद की इस बहस को एक बार देखना चाहिए, क्योंकि विपक्ष ने बड़े साफ स्वच्छ तरीके से कुछ सवाल पूछे हैं। चाहे वो महुआ मोइत्रा जी ने पूछा हो, चाहे वो राहुल गांधी जी ने पूछा हो, विपक्ष के अनेक नेताओं ने पूछा हो। ये बड़े सीधे साधे सवाल हैं, इसका जवाब देना चाहिए। पहले तो मैं आपको इस बात की भी बधाई देता हूं कि लगभग 5 दिन छुपे रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवक्ता अडानी जी के ऊपर बहस में अब सामने आए हैं। प्रधानमंत्री भी सामने आए, वो चुपचाप रहे, लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सामने तो आए, वरना 5 दिन से ये अडानी जी के परछाई के पीछे छुपे हुए थे।
और जितना ये छुपे हुए थे उतना ही ये घोटाला का स्वरूप दिख रहा था। और जो सवाल संसद में उभरे हैं ये 2G और CWC से बड़ा घोटाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार चुप है, प्रधानमंत्री चुप है और भारतीय जनता पार्टी बरगला रही है। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं दीप कमल जी के पास, JGP के प्रवक्ता है वो। सीधे मैं आपसे जानना चाहूंगा दीप कमल जी, यहां पर घनश्याम तिवारी जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने तो असली मुद्दे को छुआ ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता प्रधानमंत्री का जो भाषण था इसके अंदर स्पेसिफिक अडानी का जिक्र आना चाहिए था? ये कह रहे हैं विपक्ष के तमाम दल कि भाई इससे बचते दिखाई दिए प्रधानमंत्री। पोस्ट चेंज करने वाली स्ट्रेटेजी लग रही है। मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुन रहा था, TMC वाली प्रवक्ता भी बोल रही थी और अब SP के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने जो महंगाई, बेरोजगारी या फिर बजट में क्या किन किन सेक्टर्स में कम कर दिया बजट या पेट्रोल के क्या दाम होने चाहिए, इन सारे मैटर्स पर नहीं बोले। जब विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं राहुल गांधी, वो एक विषय पर अच्छे से बात रख रहे हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिवली उस पर अटैक कर रहे हैं सरकार पर, तो उसके जवाब में उसी विषय पर तो बातें आएंगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी बाकी सारी चीजों पर और बजट पर चर्चा करते और जो अपनी सरकार के अचीवमेंट है उनका ज्यादा जिक्र करते, तो यही प्रवक्ता आज कह रहे होते कि अदानी के मामले पर तो प्रधानमंत्री जी बोले ही नहीं कुछ, उसके बारे में तो अपनी बात रखी ही नहीं तरीके से। तो ये एक कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया, जो उन्होंने एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अडानी का जो मैटर चल रहा है उनके बारे में जो बातें आई हैं, और उसको अब देखिए आपकी डिबेट के दौरान ही और संसद के दौरान ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने की मांग हो रही है विपक्ष की तरफ से, लेकिन ऐसी किसी कमेटी बनाने से पहले ही राहुल गांधी ये तय कर चुके हैं कि इस सारे मामले के पीछे प्रधानमंत्री हैं। कोई ऐसी बात एक कमेटी कहे या कोई भी रूप में सामने आए, कम से कम उससे पहले विपक्ष तो तय कर चुका है। मैं ये मानता हूं कि चाहे वो यात्रा हो राहुल गांधी की, चाहे उनका पिछले सप्ताह में संसद के अंदर उनका रूप हो, उनका भाषण हो, उनका एग्रेशन हो, ये सारी लड़ाई विपक्ष को लीड करने की है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की पहली लड़ाई विपक्ष के अंदर प्रमुख पार्टी बने रहने की और प्रमुख नेता बने रहने की है। उसमें कहीं ना कहीं वो एक स्कोर कर भी रहे हैं, जहां पर चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक चैलेंज था, TMC की तरफ से चैलेंज था, NCP जैसे और सपा या और नेता और जो पार्टियां आती हैं जो कहीं ना कहीं कहती हैं कि कांग्रेस ही क्यों, जब कांग्रेस के कमांड में हम 2 बार कुछ नहीं 50-55 सीटों पर कांग्रेस रह रही है, तो हम कांग्रेस ही क्यों, राहुल गांधी ही क्यों विपक्ष के नेता होने चाहिए। मुझे लगता है वो उसमें कहीं ना कहीं जोर दे रहा है। दीप जी, अगली बात सुनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर खास तौर पर होमवर्क किया था। अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग पर भी कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार निशाना साधा। जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं उन्होंने तो राज्यों की अधिकारों की धज्जियां उड़ा दी। जरा मैं कच्चा चिट्ठा खोलना चाहता हूं। जरा इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो कौन पार्टी थी, वो लोग कौन सत्ता में बैठे थे जिन्होंने आर्टिकल 356 का सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया। 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिरा दिया। कौन है वो? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? कौन है जिन्होंने किया? इतना ही नहीं सभापति जी, एक प्रधानमंत्री ने आर्टिकल 356 का 50 बार उपयोग किया, आधी सेंचुरी कर दी। वो नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी का। 50 बार सरकारों को गिरा दिया। केरल में आज जो लोग इनके साथ खड़े हैं, जरा याद कर लीजिए, थोड़ा बार माइक लगा दीजिए। केरल में वामपंथी सरकार चुनी गई, जिसे पंडित नेहरू पसंद नहीं करते थे। कुछ ही कालखंड के अंदर चुनी हुई पहली सरकार को गिराते थे। आज आप वहां खड़े हैं, हर अखबार लिखता था कि राजभवनों को कांग्रेस के दफ्तर बना दिए गए हैं। हमने आजादी के
अमृतकाल में एक बहुत बड़ा हिम्मत भरा कदम उठाया। मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और वो रास्ता हमने चुना है सैचुरेशन का। हर योजना के जो लाभार्थी है 100% लाभ कैसे पहुंचे, 100% लाभार्थियों को लाभ पहुंचे, बिना रोक टोक के लाभ पहुंचे। और मैं कहता हूं अगर सच्चा पंथ निरपेक्षता है तो यही है, सच्चा सेक्युलरिज्म है तो यही है। और सरकार उस राह पर बड़ी ईमानदारी के साथ चल पड़ी है। अमृतकाल में हमने सैचुरेशन का संकल्प लिया है। सैचुरेशन तक पहुंचने का मतलब होता है भेदभाव की सारी गुंजाइशें खत्म करना और सबका साथ सबका विकास। ये मतलब यही है कि 100% उनके हकों को पहुंचाना। तो सेक्युलरिज्म क्या है? असली सेक्युलरिज्म यह है कि बिना किसी भेदभाव के समाज के हर धर्म के लोगों को, हर मजहब के लोगों को, हर रिलीजन के लोगों को और हर तबके को जो है विकास की योजना पहुंचाया जाए। ये प्रधानमंत्री की परिभाषा है। सीधे मैं चलता हूं यहां से अतुल लोंढे जी के पास। अतुल जी, मुझे बताइए, प्रधानमंत्री ने तो नया सेक्युलरिज्म डिफाइन कर दिया। अब वो आपकी वो धर्मनिरपेक्षता वाली राजनीति तो चलती नहीं, अब आप वो नारा लगाते ही नहीं। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि प्रधानमंत्री की इस नई डेफिनेशन ने क्या एक नई लाइन नहीं खींच दी है? ऐसा है कि हिंदुस्तान में पहली बार किसी को कोई योजना लागू करते समय लाभार्थियों का कभी धर्म जात देखी नहीं गई है। तो ये अपने आप की छाती पीटने से कुछ नहीं है। मैंने कहा 14.5 करोड़ किसानों से लेकर 1,87,00,000 किसानों को ही मदद जो है वो दी गई है और ये सारे जुटलाए गए। मैंने उज्ज्वला का भी बताया, सारी बात बताई। लेकिन मुझे जफर इस्लाम जी का एक जवाब देना है। जफर इस्लाम जी ने, आज इस्लाम जी के बारे में आपने कहा वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, वो किसी बैंक के अध्यक्ष है। उनको ये भी नहीं मालूम कि सेबी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय अ पार्लियामेंट बाय ऑर्डिनेंस। उनको नहीं पता है, तो जरा जानकारी लेकर बात किया करें। पिछली बात उन्होंने काफी फोन बैंकिंग की बात की। पी चिदम्बरम साहब ने, एक एमपी ने, एक्स होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को 2 से 3 खत लिखे और पूछा कि आप जो हम पर आरोप लगाते हैं कि हमने बैंक से इतना पैसा दिया है, तो उसका पूरा ब्यौरा संसद के सामने रखिए, मुझे जवाब दीजिए कि हमने कितना पैसा दिया, किसको फोन किया था। आज तक निर्मला सीतारमण जी ने किसी चीज का जवाब नहीं दिया। तो ये इनकी अटकाव भटकाव और लोगों को बेवकूफ बनाओ की जो नीति जो है ना, वो 2 दिन से संसद में देख रहे हैं। 8 करोड़ अटकाव भटकाव का आरोप तो प्रधानमंत्री आप पर लगाते हैं लोंढे जी। ये तो प्रधानमंत्री के शब्दों को यूज कर रहे हैं आप, क्या शब्द तो नहीं ले आते आप। भटकाव लाया ना मैंने, भटकाने का ही काम है, बेवकूफ बनाने का काम है। जैसा उन्होंने इनकम टैक्स की स्कीम भी किया है न्यू रेजिम में, वो तो सारे सबको समझ में आ गया क्या है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि जो बात आप 2013 में कर रहे थे, 2014 से 2022 तक बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं, क्योंकि बेताशा महंगाई जो गलत तरीके से जीएसटी और हर चीज पे 7 पे जीएसटी बचा है, बाकी सारी चीजों पे जीएसटी लगा है। 410 का सिलेंडर जो है वो 1100 रुपए का हो गया है। पेट्रोल और डीजल जो 3 रुपए 40 पैसे और 9 रुपए 56 पैसे एक्साइज था, वो आपने बढ़ा के 32-33 रुपए तक कर दिया। जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से 1 रुपया था वो 18 रुपए कर दिया। लोगों के हाड़ में से खून आप चूस रहे हो, वो सारा जो है वो बता नहीं पा रहे आप कि आपने क्या किया। तो इसलिए जो है वो कांग्रेस को गाली देना, ये इनका जनसंघ से आरएसएस से ये इनका 90 साल का इतिहास है, सारी देश की जनता जानती है। अपनी जो है उन्होंने क्या किया है वो गिनवाया नहीं। चाइना का नाम नहीं ले सकते, इंदिरा जी को बोल रहे थे वो, इंदिरा जी ने दुनिया का भूगोल बदल दिया। 2 देश हो गए, पाकिस्तान को पटक के मारा और चाइना का नाम लद्दाख में जाके खड़े होके लिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो छुई हुई प्रधानमंत्री है। अदानी को कुछ मत कहो, चाइना का नाम नहीं ले सकते हम। इतने डरपोक प्रधानमंत्री देश ने कभी नहीं देखे। ठीक है, अजय आलोक जी से एक जवाब लेता हूं बीजेपी के साथ। बताओ क्या है। मैं अजय आलोक जी एक इंडिपेंडेंट विश्लेषक के तौर पर, जी जफर भाई आप कहना चाहते हैं? ठीक है, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री छुई मुई है, अडानी का नाम मत लो, चीन का मत लो, बाकियों का ना लो। क्या कहेंगे जफर भाई आप? नहीं, पहले तो इनको बता दूं कि ये हमारे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे। मैंने तो कहा भाई सेबी एक्ट जो है 1988 के तहत बनी है, तो उसको पावर जो दिया, उसके उस रेजोल्यूशन में पावर दिया गया, तो मैंने क्या गलत कहा भाई?
और वो उसको इंडिपेंडेंटली काम करने का पूरा अधिकार है, क्या गलत कहा उसने? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सेबी अपना काम करती है, उसको आप जैसे सरकार में हो सकता है कि आपको बोलते होंगे उनको काम करने के लिए, हमें किसी संस्था को बोलना नहीं पड़ता, संस्था को अपना दायित्व मालूम है और वो अपने आप काम करती है। दूसरी बात, जहां तक आप बोल रहे हैं चाइना और पाकिस्तान, इसके बारे में गलवान वैली में हम नहीं उनके हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन वहां 50 से ज्यादा चाइनीज आर्मी के लोगों को मार के गिराया। ये आपको दिखता नहीं है क्या? ये आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं? हमने कभी अपने हितों को कभी उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के हर पटल से देश के हित की बात की और उसमें कोई न डर है, न कोई संदेह है, न कोई और डिप्लोमेटिक जो है अप्रोच है। एक ही अप्रोच है कि हमको देश के हित की जो है रक्षा करनी है, चाहे किसी को जवाब देना हो। अभी देखिए, हमने रूस के मामले में क्या ऐसा जवाब नहीं दिया जब कोई यूरोपियन कंट्री पेट्रोल के बारे में कह रही थी डीजल पेट्रोल वहां से नहीं खरीदना चाहिए। ये वो देश बना है जो आपके समय में कमजोर देश माना जाता था, अब दुनिया के नजरों में एक मजबूत देश और एक मजबूत जो है लीडरशिप है। ये कोई राजीव गांधी, नेहरू नहीं है कि जो डर के छिप जाए और जाके वहां पर उनके इशारों पे नाच ले। यहां पर अपने हितों की रक्षा करते हुए डिमांड भी करते हैं कि हमको परमानेंट सीट चाहिए, G20 चाहिए, देश में होना चाहिए, हमें P5 में जगह मिलनी चाहिए। और इसी लीडरशिप की वजह से देश जो है परमानेंट 5 जो है यूनाइटेड नेशन में, UN काउंसिल में, उसमें भी आ जाएगा। नहीं तो परमानेंट 6 बनाना पड़ेगा, ये भी आपको बता रहा हूं। P6 बनेगा, लेकिन देश भारत ऐड होगा। इतनी क्षमता और मैं आगे चलता हूं। अतुल भाई, जफर भाई, इसको कांग्रेस बीजेपी मत बनाइए, बाकी अपोजिशन पार्टी भी है, उनको भी थोड़ा सा मौका देना चाहिए। अतुल भाई, मैं सीधे यहां से चलता हूं जूही विश्वास के पास, फिर मैं घनश्याम तिवारी जी के पास भी चलूंगा। जूही विश्वास जी, प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए कि आप जितना मेरे ऊपर कीचड़ डालोगे मैं उतना कमल जनता ज्यादा खिला देगी, अब प्रधानमंत्री की ये टेक्निक कि वो आपदा को अवसर बना ले, इसको आप कैसे लेते हैं? दीपक जी, मैं प्रधानमंत्री जी से सिर्फ इतना एक सवाल पूछूंगी, लास्ट 8 साल में कितने सवालों के जवाब उन्होंने राज्यसभा में दिए हैं? सिर्फ 7 सवालों का जवाब पिछले 8 सालों में उन्होंने दिए हैं और एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने नहीं किया। तो इतना डरा हुआ आदमी, जो देश के प्रधानमंत्री इतना अच्छा भाषण देते हैं पार्लियामेंट में खड़े होके, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोल सकते? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों शामिल हो सकते हैं? अगर आप देखेंगे राज्यसभा में 267 जो रूल है, उसके अंदर जो नोटिस सर्च किए थे उसमें पेगासस था, उसमें फार्मर्स था, उसमें वेलफेयर के ऊपर चर्चा होनी थी, लेकिन एक भी विषय में चर्चा नहीं की। सारे मुद्दे से सेंट्रल गवर्नमेंट भागे हैं। आज अदानी के ऊपर भी चर्चा होना था, उससे भी सेंट्रल गवर्नमेंट भाग रहे। तो 2018-19 में जो पार्लियामेंट में बजट पेश हुआ था, उसमें 100% विदाउट डिस्कशन ये बजट अब उन्होंने कर लिया था। आज भी ये तो सवालों का जवाब देश का जनता को दे रही है। अदानी के साथ उसका क्या रिश्ता है? आज वो बोल रहे हैं कि अनपार्लियामेंट्री ऑर्ड है, अगर कोर्ट आप नहीं बोल सकते हैं, आप चूक गेट यूज नहीं कर सकते हैं, आप हिपोक्रेसी, बिट्रेयल जैसे वर्ड पार्लियामेंट के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो कौन सा वर्ड जो जिसको उनको अदानी के साथ क्या रिश्ता है देश की जनता के लिए, कम से कम पार्लियामेंट के अंदर या बाहर ये तो क्लियर कर दे, क्योंकि देश की जनता तो यही मांग कर रहे हैं कि। ठीक है जूही जी, मैं इसी का जवाब अजय आलोक जी से लेता हूँ। अजय आलोक जी, जूही जी ने कई सारे इश्यूज गिनाए, लेकिन क्या 9 साल में विपक्ष मोदी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एक नया विमर्श या नया नैरेटिव तैयार कर पाया? दीपक जी, अब आप विपक्षी से पूछिए। अभी एक तरफ ये बोलते हैं कि देश बर्बाद कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, देश कमजोर हो गया, देश बर्बाद हो गया, इकोनॉमिकली बर्बाद हो गया, चाइना हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, घुस जाएगा, आक्रमण कर लेगा, हमारी इकोनॉमी खस्ता हो गई, तो हम फूड इंडेक्स में इतने नीचे आ गए। तमाम तरह के आरोप विपक्ष लगाते हैं। उसके बाद पार्लियामेंट में ही कहने लगते हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया कि भारत के कहने पर श्रीलंका भी कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देता है, भारत इतना मजबूत है कि भारत के कहने पर बांग्लादेश भी कॉन्ट्रैक्ट अडानी को देता है। तो पहले विपक्ष को तो तय करना पड़ेगा ना कि भारत मजबूत हुआ है कि कमजोर हुआ है। इसी को मैं कहता हूं कि कंफ्यूज विपक्ष, इनकी कोई रणनीति ही नहीं है, ये फोकस हो ही नहीं रहे, ये इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना, गुरिल्ला वॉर करना। टाइमिंग देख लीजिए आप, हर पार्लियामेंट सेशन के पहले 2019 से आप जो के पहले 18 से आप जोड़िए, कभी राफेल आता है,
कभी ग्लोबल टाइम्स आता है, कभी पेगासस आता है, कभी आपको अडानी आ जाते हैं, कभी हेंडरसन आ जाता है, और इस बार तो चुन के रामचरितमानस भी ले आए। तो इनकी टाइमिंग है संसद में मोदी को टारगेट करना। मोदी, सारा निशाना मोदी है, अडानी तो खाली बहाना है। अडानी से इनको क्या मतलब है? किसको शेयर वैल्यू कहते हैं? पड़ी हुई है, 2% से कम भी भारत की पॉपुलेशन शेयर में इन्वेस्ट करती है। इनको अडानी से मतलब क्या है? और SBI LIC का कोई पैसा डूबा नहीं है, ये तो जो कंफर्म स्टेटमेंट आ गया है। मोदी जी की इमेज खराब करने में लुके हुए हैं, उसमें तरह तरह के शब्द यूज करते हैं जो शर्म भी नहीं आती है। कोई नरेंद्र अडानी कहता है, कोई कहता है कि गली के चौराहे पे जैसे भाषण दिए जा रहे हैं वैसे भाषण दिए। ये सब बात बोलने से मोदी जी का क्रेज और बढ़ता है और इन लोग की हेट्रेड बढ़ती है। यही बात नहीं समझ पा रहे, तो मैं और आप कितना सर फोड़ेंगे? मैं तो समझ गया हूं कि विपक्ष इसी तरह की बातें करेगा, प्रधानमंत्री जाल फेंकेंगे और प्रधानमंत्री जी का TRP बढ़ते जाएगा। कहिए उनको सड़क छाप भाषण, कहिए उनको नरेंद्र अडानी चुप है, नरेंद्र बोल रहा है, अडानी चुप है, बोलिए। ये सब जनता बहुत पसंद करी है इन सब बातों। ठीक है, मैं घनश्याम तिवारी जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री ने कुछ और कहा है रेवड़ी कल्चर के बारे में, जो आजकल है। मुफ्त बिजली ले लो, मुफ्त पानी ले लो, ये सब आजकल बहुत चल रहा है। मुफ्त ये भी ले लो, मुफ्त वो भी ले लो। इस पर क्या कहा प्रधानमंत्री ने, आइए सुन लेते हैं। आज देश में आर्थिक नीतियों की जिनको समझ नहीं है, जो 24 घंटा राजनीति के सिवा कुछ सोचते नहीं है, जो सत्ता के खेल खेलना यही जिनको सार्वजनिक जीवन का काम दिखता है, उन्होंने अर्थनीति को अनर्थ नीति में परिवर्तित कर दिया। मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं और मैं इस सदन की गंभीरता के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि अपने रिस्पेक्टिव स्टेट को जाके समझाएं कि ये गलत रास्ते पर न चले जाए। हम हमारे पड़ोस के देशों का हाल देख रहे हैं कि वहां पर क्या हाल हुआ है, अनाप शनाप कर्ज लेकर के किस प्रकार के देशों को डुबो दिए गए। आज हमारे देश में भी तत्कालीन लाभ के लिए अगर भुगतान करेगा तो आने वाली पीढ़ी करेगी। हम तो कर्ज करो GPO वाला खेल आने वाला देखेगा। ये कुछ राज्यों ने अपनाया है, वो उनका तो तबाह कर देंगे, देश को भी बर्बाद कर देंगे। अब देश अब कर्ज के तले दबते जा रहे हैं। ये देश आज दुनिया में उनको कर्ज देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये मुसीबतों से गुजर रहे हैं। मैं राजनीतिक वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दलों के विषय में एक दूसरे के प्रति टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत। विपक्ष के हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि हमने 60 साल में मजबूत बुनियाद बना रहे, ऐसा कल आपने कहा। और उनकी शिकायत थी कि बुनियाद तो हमने बनाई और क्रेडिट मोदी ले रहा है। 2014 में आकर के जब मैंने बारीकी से चीजों को बड़ी गहराई से देखने का प्रयास किया, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, तो मुझे नजर आया कि 60 साल कांग्रेस के परिवार ने, हो सकता है उनका इरादा मजबूत नींव बनाने का हो, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन 2014 के बाद आकर के मैंने देखा कि उन्होंने गड्ढे ही गड्ढे कर दिए थे। तो गड्ढे ही गड्ढे विपक्ष ने किए। सीधे घनश्याम तिवारी जी के पास चलता हूं। घनश्याम जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, आपके लिए अजय आलोक जी ने कहा कि ये जो संज्ञाएं आप देते हैं ना, नरेंद्र अडानी या कोई और नाम दे देते हैं, मोदी जी इसी को मुद्दा बनाकर जनता को अपने पक्ष में कर लेते हैं। आप उनकी इस कला को क्यों नहीं समझते? क्यों आप इस तरह के नाम देते हैं? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप खुद मुस्कुरा रहे हैं, मेरी बात को आप मान रहे हैं कि दीपक जी ने जो बोला सही है? दीपक ने जो बोला, नारे ये लग रहे हैं कि अडानी के रखवालों को निकालो जुमले वालों को, ये नारे लग रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री जी का जो भाषण आपने दिखाया,
एक साधारण गूगल सर्च अगर आपका दर्शक करे तो वो पता चलेगा कि 2014 से 2023 के बीच में भारत के ऊपर जो कर्जा है वो 55 लाख करोड़ से बढ़ करके 155 लाख करोड़ हो गया है। प्रति व्यक्ति कर्जा 23,000 से बढ़ करके 1,09,000 हो गया है। तो अगर प्रधानमंत्री जी संसद में अपने ही कामों के ऊपर इस तरीके से झूठ बोल करके पर्दाफाश करें, ये कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति है, मेहनत से सींचता है जमीन को, उसके ऊपर बीज लगाता है, वो बीज पौधे बनते हैं, फिर पेड़ बनता है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है, सबको भड़काता है कि इस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, ये इस उद्यान की जिम्मेदारी हमें दो। जब उसे जिम्मेदारी मिलती है तो उन पेड़ों को काटने लगता है, बेचने लगता है, उसके फलों को बेचने लगता है और कहता है कि देखिए उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया और हमने आपको पेड़ों को, फलों को बेच करके इतने पैसे दे दिए। इस देश में पिछली सरकारों को गाली देना उसी व्यक्ति की तरह है। इस देश में 60 सालों में जो हुआ है उसके नतीजे यहाँ बैठे हुए हैं। जफर इस्लाम किसी केंद्रीय विद्यालय से पढ़े होंगे, मैं केंद्रीय विद्यालय से पढ़ा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़ा हूँ। हम सब जो लोग हैं, जो अभी स्टार्टअप की बात होती है उसमें कौन लोग उस स्टार्टअप की बुनियाद में है? वो कोई IIT से निकला है, कोई NIT से निकला है। ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सरकारी संस्थानों से निकले हैं। तो इसलिए पिछली सरकार को गाली देना वो देश की उपलब्धि को धूमिल करना है, जो प्रधानमंत्री के पद पर शोभा नहीं देता। मैंने नरेंद्र अडानी इसलिए कहा क्योंकि नरेंद्र बोले, अडानी नहीं बोले। इसको अगर कोई झुठला सके तो बोले, या फिर जफर भाई बता दें कि पिछले 5 दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहां छुपे हुए थे। ठीक है, दीप कमल जी एक छोटा सा रिएक्शन आपका, फिर मैं कंक्लूडिंग 30 सेकंड जफर भाई को दूंगा। मेरा वक्त खत्म हो चुका है ऑलरेडी। आपकी बात तो कही कि पॉजिटिव बात होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के जैसे बीच में प्रवक्ता ने याद किया कि उनके समय में हरित क्रांति, श्वेत क्रांति आई, टेलीकॉम का काम हुआ, राजीव गांधी जी IT सेक्टर लेकर आए और एटॉमिक पावर भी बना देश। ये बातें अगर कांग्रेस पार्टी इनको जोर दे और इन पर अपना कॉन्फिडेंस बनाए। केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे थे घनश्याम जी, मैं खुद नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूं। तो ये सारी बातें IIT जो उस वक्त में आई हैं, कांग्रेस पार्टी को अपने इतिहास की पॉजिटिव बातें रखनी चाहिए ताकि उनके जवाब में बीजेपी पर भी, प्रधानमंत्री जी पर भी और बाकी जो लोग हैं उन पर भी ये दबाव बने कि उन्हीं बातों के आसपास रहें, उन्हीं पर नैरेटिव रहें। अगर हम एक किसी बड़े मुद्दे पर लेकर आएंगे, उसकी आड़ में सारा सब कुछ बह जाएगा और किसी बारे में ना देश सोचेगा, ना टीवी सोचेगा, ना संसद सोचेगी, तो फिर देश आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, आप कांग्रेस को एडवाइस दे रहे भाई, क्या हो गया दीप कमल जी आपको? आप कांग्रेस को एडवाइस दे रहे कि कांग्रेस को ये करना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, आप जो चाहें वो कहने के लिए स्वतंत्र हैं। सैयद जफर इस्लाम साहब, क्लोजिंग कमेंट आपका, जो नरेंद्र अडानी शब्द का इस्तेमाल घनश्याम तिवारी जी ने किया, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जिस तरह की भाषा का बार बार इस्तेमाल करते हैं तिवारी जी, वो मतलब जितना उसकी निंदा की जाए कम है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक जो डिसिप्लिन पार्टी के डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते मैं किसी का इस तरह से किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की क्षमता को पहचाना और क्षमता को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए देश को आगे बढ़ाने का वो काम किया। जब वो पिछली सरकारों की बात करते हैं तो समझ में आता है कि पिछली सरकारों का ध्यान देश पे कम, उनके अपने। ठीक है, यहीं पर रोकेंगे। अफसोस मेरे पास वक्त इतना ही है। अब्दुल भाई, मैंने बहस आपसे शुरू की थी, जफर इस्लाम जी पे खत्म की। मैंने सबको बराबर मौका दिया और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि अगर विपक्ष को, इस सरकार को जनता के वोटों से हटाना है तो सबसे जरूरी चीज होगी कि एक नया नैरेटिव खड़ा करें या नया नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करें, देश में उस पर चर्चा हो। लेकिन आपको पता है चुनाव आते आते चर्चाएं और गर्म हो जाएंगी।